हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां। दोस्तों ये जो हमारा घटना चक्र का क्या है दोस्तों, जैव विविधता का जो चैप्टर है उसका हमारा पार्ट 2 हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों जितने भी बचा हुआ पोर्शन रह गया है आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियां। दोस्तों कौन कौन सी जातियां हैं जो इंडेंजर कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगी बायोडाइवर्सिटी में। दोस्तों शुरुआत करते हैं हमने नोट्स पढ़ने से। ये देखते हैं हमें कौन कौन से की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न हो गया है। ओके, इनकी संख्या कम हो रही है। ओके, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर गिद्धों की जो संख्या है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो पिछले 10 वर्षों के अंदर क्या दोस्तों, गिद्धों की संख्या में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2003 में पेराग्रीन फंड नामक क्या है दोस्तों, पेराग्रीन फंड नामक गैर सरकारी संस्था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी जो कारक है उसको खोज लिया। दोस्तों इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर एक खोज की गई, किसने, पेराग्रीन फंड और अन्य संस्थाओं ने, जिसने क्या है गिद्धों की जो संख्या उसमें क्यों गिरावट आई है उसका कारण खोज लिया, जिसका कारण था दोस्तों डाइक्लोफिनेक सोडियम। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम क्या दोस्तों एक प्रमुख कारण रहा है कि गिद्धों की संख्या क्यों कम हुई। तो गिद्धों की जो संख्या दोस्तों क्या है, डाइक्लोफिनेक सोडियम इसका प्रमुख कारक हमें देखने को मिलेगा। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम क्या है दोस्तों, गिद्धों की संख्या कम होने का एक प्रमुख कारक हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, साधारण सी दर्द निवारक दवा है। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम क्या है, एक दर्द निवारक दवा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, किसानों के द्वारा पशुओं को दर्द निवारक और बुखार के इलाज में दिया जाता है। तो दोस्तों जो डाइक्लोफेनिक सोडियम क्या है, डाइक्लोफेनिक सोडियम एक दवा है जो पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाती है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक सोडियम के उपयोग से के दौरान क्या है, जब पशु मर जाता है तो उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध क्या है एक बार भी यदि खा लेता है तो 30 दिन के अंदर उसकी मृत्यु होती है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है यदि आपने किसी पशु को दिया है, अब ये पशु की मृत्यु होने के बाद इस पशु की जो मृत शरीर है इसके मांस को यदि किसी गिद्ध ने एक बार भी खा लिया है तो 30 दिन के अंदर क्या है, गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इस दवा के कुप्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत क्या दोस्तों, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि इस दवा का बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कि 10 वर्षों के भीतर ही क्या दोस्तों, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के अंदर 8.5 करोड़ गिद्धों की मौत हो चुकी है। किसके कारण, डाइक्लोफेनिक सोडियम के कारण। ठीक है, यदि बात करेंगे मॉरिशस में क्या है, टम्बालोका क्या है, तंबाला तंबाला कोक मॉरिशस में क्या दोस्तों, तंबाला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त प्राय हो रहा था। दोस्तों इसके अंदर डोडो पक्षी की बात की आई, तो डोडो पक्षी की बात यहाँ पर की जा रही है। डोडो पक्षी के विलुप्त होने का कारण क्या है दोस्तों, डोडो वृक्ष हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बीच डोडो पक्षी मुख्यतः भोजन क्या है, इसके बीच डोडो पक्षी का मुख्य भोजन था उसकी विष्ठा से बाहर निकलकर भूमि के अंकुरित होते थे। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो डोडो वृक्ष है, डोडो वृक्षों की जो कटाई हो रही है उसके कारण डोडो पक्षी विलुप्त हो रहा है। मतलब दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो डोडो के बीज थे इसका मुख्य भोजन था डोडो, तो डोडो का जो वृक्ष था उससे डोडो पक्षी खाता था जो कि उसका प्रमुख भोजन था। ठीक है, क्योंकि वृक्षों की कटाई के कारण दोस्तों ये क्या है, बीज की अनुपलब्धता के कारण डोडो पक्षी की मृत्यु होते हुए हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। तो दोस्तों इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या है दोस्तों, एक चमगादड़ों की प्रजाति हमें देखने को मिलेगी, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या है दोस्तों, हमको चमगादड़ देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि फ्रॉक्स मतलब तो लोमड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना, फ्लाइंग फॉक्स या चमगादड़ों की एक प्रजाति हमें देखने को मिलेगी जो हमें बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट भी कहा जाता है। दोस्तों इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट भी कहा जाता है। फ्रूट बेट मतलब फलों वाली चमगादड़। ठीक है, ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट के नाम से जानी जाती है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है,
डुगोंग की यदि बात करें दोस्तों तो डुगोंग एक विशालकाय समुद्री स्तनधारी मैमल हमें देखने को मिलेगा जो विलोपन की कगार पर है। तो दोस्तों अब बात की जा रही है डुगोंग की। डुगोंग जिससे हम दोस्तों समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक समुद्री स्तनधारी हमें देखने को मिलेगा, एक समुद्री स्तनधारी देखने को मिलेगा। क्या है, मेराइन मैमल्स हमें देखने को मिलेगा जो कि विलोपन की कगार पर हमें देखने को मिलेगा। ये शाकाहारी क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक शाकाहारी स्थल स्तनधारी है। तो दोस्तों डुगोंग या समुद्री क्या है, समुद्री गाय एक शाकाहारी है, ठीक है। घास खाने की इसकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। तो घास खाने के कारण क्या दोस्तों, इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को। तो डुगोंग क्या है दोस्तों, डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो यह दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसकी सबसे बड़ी संख्या भारत एवं श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी एवं पाकिस्तान के बे ऑफ, है ना, पाकिस्तान में पाक बे में पाई जाती है, बे ऑफ पाक, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, भारत और श्रीलंका के मध्य, और पाक बे मतलब पाक स्ट्रेट में भी ये पाई जाती है। कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसकी उपस्थिति देखी गई है। सो दोस्तों इसमें बताना है कि जो डुगोंग है कच्छ की खाड़ी में भी मिलेगा हमें, अंडमान निकोबार में भी देखने को मिलेगा, पाक बे में भी, पाक स्ट्रेट में भी देखने को मिलेगा, और मन्नार की खाड़ी में भी हमें देखने को मिलेगा। डुगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अंदर संरक्षण दिया गया। सो दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर दोस्तों अनुसूची वन में रखा गया है डुगोंग को, ठीक है। रण ऑफ कच्छ वन्य गधे के प्राकृतिक आवास हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसे बताया गया है कि जो रण ऑफ कच्छ की यदि बात करें तो वो क्या है, जंगली गधे का प्राकृतिक आवास हमें देखने को मिलेगा। तो रण ऑफ कच्छ क्या है दोस्तों, जंगली गधे का प्राकृतिक आवास हमें देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास क्या है, क्षेत्र सीमित है। तो आवास क्षेत्र के सीमित हो जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इसका कोई परभक्षी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जंगली गधे को खाने वाला कोई अन्य वन्यजीव प्राणी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या है, आवास का जो क्षरण हो रहा है या आवास सीमित होते जा रहे हैं, इसके कारण इसकी विलुप्तीकरण हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसी प्रोसोपिस जूलिफेरा। और प्रोसोपिस जूलिफेरा दोस्तों बात की जा रही है कि प्रोसोपिस जूलिफेरा क्या दोस्तों, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन तट का छोटा सा पौधा है या झाड़ी हमें देखने को मिलेगा। यह पौधा 19वीं शताब्दी में भारत आया, ठीक है। इस पौधे को तमिल में सिमई, क्या दोस्तों, इसको सिमई करुवेलम कहा जाता है। तो सिमई करुवेलम, तमिल में इसे क्या है, सिमई करुवेलम कहा जाता है, तथा हिंदी में इसे विलायती बबूल कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी में क्या इसे विलायती बबूल कहा जाता है। तो इसका नाम याद रख लेंगे दोस्तों कि जो प्रोसोपिस जूलिफेरा क्या है दोस्तों, प्रोसोपिस प्रोसोपिस जूलिफेरा जिसे हम विलायती बबूल भी कह रहे हैं, ये कहाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका कैरिबियन आइलैंड में इनका स्थानीय है पौधा है। लेकिन दोस्तों ये भारत में 19वीं शताब्दी में आया, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो प्रोसोपिस जूलिफेरा क्या है दोस्तों, ये जैसे विलायती बबूल कहा जाता है, ये क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है और यह भूजल को क्या है, बड़े पैमाने पर सोख लेता है। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यह पौधा इतना ज़्यादा घातक है कि ये वाटर टेबल को तो कम करता है, ये भूमि जल का, लेकिन ये मिट्टी के जल को भी सोख लेता है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में जो वायु के अंदर जो नमी है उसे भी खत्म कर देता है, जिससे इसके निकट दूसरा पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। तो दोस्तों इससे बताया गया है कि ये पौधा जिस एरिया में भी पनपेगा उसके आसपास कई अन्य पौधा नहीं हमें पनपते हुए देखने को मिलेगा। यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। लेकिन दोस्तों सबसे डेंजर की बात यह है कि यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। मतलब सोख रहा है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वायुमंडल में क्या है, जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन भी कर रहा है। इसलिए दोस्तों ये क्या है, पर्यावरणीय संकट का कारण भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। यह जैव विविधता के लिए खतरा है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों सिंह पुच्छ वानर जिसे बोलते हैं लायन टेल मकाओ, ठीक है। इसे बोलते हैं लायन टेल मकाक कहते हैं इसे, सिंह पुच्छ वानर को, ठीक है। अब बात करेंगे ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो लायन टेल मकाओ है ना, लायन टेल मकाक ये हमें दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह बानर
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों क्या हमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि 1952 में चीता को क्या दोस्तों भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में चीतों को भारत में एक बार फिर से बसाने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, ठीक है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी थी। लेकिन उल्लेखनीय कि पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय ने चीतों को नामीबिया के जंगल से लाकर मध्य प्रदेश के कोनों में छोड़ा, ठीक है। तो उसमें बसाने की योजना भी बनाई थी और दोस्तों छोड़ा भी जा चुका है, ठीक है। समुद्र जल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हमें हिम तेंदुआ पाया जाता है। तो दोस्तों हिम तेंदुओं के बारे में बात की जा रही है कि जो समुद्र तल है उसे 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर क्या दोस्तों हमें हिम तेंदुआ, ठीक है, स्नो लेपर्ड हमें देखने को मिलेगा। ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में एक सर्वेक्षण किया गया, इस बात की पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। तो भारत में उपस्थित है, यस। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हमें और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में दोस्तों हमें हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा। अब बात कर रहे हैं दोस्तों काली गर्दन वाला सारस, है ना, ब्लैक नेक्ड क्रेन हमें देखने की मिलेगा। तो दोस्तों अगली बात कर रहे हैं हम काली गर्दन वाला सारस। ये जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी हमें देखने को मिलेगा। तो काली गर्दन वाला सारस हमें जम्मू कश्मीर का क्या है राज्य पक्षी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों उड़ने वाली गिलहरी। क्या है दोस्तों उड़ने वाली गिलहरी, ना, फ्लाइंग स्क्वायरल जिसको हम कहते हैं। तो भारत के साथ ये हमें रूस में भी देखने को मिलेगी, चीन में भी देखने को मिलेगी, जापान में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी, उत्तरी अमेरिका अन्य भागों में देखने को मिलेगी। तो जो फ्लाइंग स्क्वायरल हमें देखने को मिल रही है यह गिलहरी क्या है दोस्तों रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। भारत में हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में हमें उड़न गिलहरी देखने को मिलेगी। दोस्तों भारत के जो हिमालयी क्षेत्र हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर भी दोस्तों हमें क्या है फ्लाइंग स्क्विरल उड़ने वाली गिलहरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नामदफा नेशनल पार्क में दोस्तों हमें फ्लाइंग स्क्विरल हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अब हम अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, वेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, ये सभी क्या है बहुतायत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है उसके अंदर जो समुद्री जीव जंतु में हमें डुगोंग देखने को मिलेगी, डॉल्फिन देखने को मिलेगी, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, ठीक है, समुद्री कछुए देखने को मिलेंगे और समुद्री सांप हमें देखने को मिलेंगे। श्रू एवं टेपीर, दोस्तों ये बात की जा रही है श्रू एवं टेपीर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो श्रू एवं टेपीर क्या है दोस्तों, ये दोस्तों हमें छोटे वन्यजीव हमें देखने को मिलेंगे जो कछुए जैसे दिखते हैं। तो ये श्रू एवं टेपीर क्या दोस्तों विशाल हिमालय श्रृंखला में देखने को मिलेगा। तो जो हिमालय श्रृंखला में हमें श्रू एवं टेपीर देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे रेकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक रेकून जैसा दिखाई देने वाला पांडे की बात की जा रही है जो कि क्या है जिसे फायर कैट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस फायर कैट इसलिए क्योंकि इसकी चमड़ी पे क्या दोस्तों अग्नि जैसी कुछ लपटें हमें शायद देखने को मिल रही है, इसलिए हम इस रेड पांडा को क्या है फायर कैट के नाम से जान रहे हैं। ये वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी प्राणी हमें देखने को मिलेगा। तो जो ये जो रेड पांडा क्या है वृक्षों पर रहने वाला हमें स्तनधारी प्राणी देखने को मिलेगा। तो यह स्तनधारी प्राणी क्या है दोस्तों वृक्षों पर रहने वाला हमें देखने को मिलेगा। इसका जूलॉजिकल नाम कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, ठीक है। रेड पांडा हमें क्या है उत्तर पूर्वी भारत है ना, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, उप हिमालयी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। तो रेड पांडा की बात की दोस्तों तो रेड पांडा क्या दोस्तों हमें उत्तर पूर्वी भारत के में हमें देखने को मिलेगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त रेड पांडा हमें नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी देखने को मिलेगा। तो रेड पांडा क्या है दोस्तों में रेड पांडा भारत के अतिरिक्त हमें नेपाल में, भूटान में, चीन में, लाओस में, म्यांमार में भी हमें देखने को मिलेगा। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब बात की जा रही है स्लो लॉरिस के बारे में कि स्लो लॉरिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बताना है कि भारत के अंदर स्लो लॉरेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो ये भी क्या एक वन्यजीव हमें देखने को मिलेगा जो उत्तर पूर्व में हमें असम में देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम में हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बात की जा रही है स्लो लॉरिस के बारे में, ठीक है। ये हमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों और भी हैं त्रिपुरा, मेघालय में भी हमें देखने को मिलेगा स्लो लॉरिस। अब बात करेंगे दोस्तों भारत के अतिरिक्त स्लो लॉरिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो भारत के अतिरिक्त स्लो लॉरिस हमें बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, ब्रुनई में देखने को मिलेगा, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
लाओस, मलेशिया एंड थाईलैंड में हमें देखने को मिलेगा। तो भारत के अतिरिक्त स्लो लोरिस हमें क्या दोस्तों बांग्लादेश, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड में हमें देखने को मिलेगा और वियतनाम में भी देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों सिलोन फ्रॉगमाउथ। इस बात की है दोस्तों सिलोन फ्रॉगमाउथ, ये शायद इंपॉर्टेंट हमें देखने को लग रहा है कि जो सिलोन फ्रॉगमाउथ क्या है भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाता है। तो दोस्तों सिलोन फ्रॉगमाउथ क्या है दोस्तों, सिलोन फ्रॉगमाउथ हमें पश्चिमी घाट में देखने को मिलेगा और श्रीलंका में पाए जाने वाला पक्षी देखने को मिलेगा। ठीक है। कॉपर स्मिथ बर्बेट, कॉपर स्मिथ बर्बेट जिसे क्या है क्रिम्सन बर्बेट ब्रेस्टेड बार्बेट के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला पक्षी है। ठीक है। अब बात करेंगे दूसरे पक्षी के बारे में, ग्रेट चिंड मिनवेट। तो बात किया जाए दोस्तों ग्रे चिंड मिनीबेट, ग्रे चिंड मिनीबेट, ग्रे चिंड मिनीबेट ये क्या है, ये क्या है दोस्तों एक पक्षी हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रे चिंड मिनीवेट, तो ग्रे चिंड मिनीवेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, ग्रे चिंड मिनीवेट क्या दोस्तों एक पक्षी देखने को मिलेगा। ये हिमालयी क्षेत्रों में हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, चीन में देखने को मिलेगा, ताइवान में, दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों वाइट थ्रोट रेड स्टार्ड, वाइट थ्रोट रेड स्टार्ड ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक पक्षी हमें देखने को मिलेगा। तो जिसका सफ़ेद गला होता है। तो दोस्तों वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ड, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ड दोस्तों ये क्या हमें पक्षी देखने को मिलेगा। ये क्या है नेपाल, भूटान, मध्य चीन, म्यांमार में हमें देखने को मिलेगा। तो वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट हमें क्या दोस्तों नेपाल में, भूटान में, मध्य चीन, म्यांमार आदि देशों में हमें देखने को मिलेगा। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक उपकरण हमें देखने को मिलेगा जिसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनविज सेंटर फॉर फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची कुछ की है। तो दोस्तों इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कुछ फॉनल डाइवर्सिटी की सूची को प्रदर्शित की है। तो खतरे की स्थिति निम्नानुसार है। तो खतरे की यदि गोल्डन लंगूर की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो गोल्डन लंगूर का हमें संकटग्रस्त मतलब विलुप्त प्राय हमें देखने को मिलेगा, मतलब इंडेंजर कैटेगरी में हमें, क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। तो गोल्डन लंगूर की यदि बात करें तो हमें विलुप्त प्राय हमें देखने को मिलेगा। हुलक गिब्बन, हुलक गिब्बन क्या दोस्तों हमें विलुप्त प्राय देखने में हमें देखने को मिलेगा। एशियाई जंगली कुत्ता, तो एशियाई जंगली कुत्ता भी क्या दोस्तों हमें विलुप्त प्राय में देखने को मिलेगा। वही हम बात करें कि मरुस्थलीय बिल्ली, तो मरुस्थलीय बिल्ली हमें कम खतरे में लीस्ट कंसर्न में हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों गोल्डन लंगूर, हुलक गिब्बन और एशियाई जंगली कुत्ता, गोल्डन लंगूर, हुलक गिब्बन और एशियाई जंगली कुत्ता क्या है दोस्तों हमें विलुप्त प्राय श्रेणी में हमें देखने को मिलेगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ये रेड लिस्ट जारी करता है दोस्तों। IUCN क्या दोस्तों रेड लिस्ट जारी करता है, जो अपनी नवीनतम सूची में क्या दोस्तों इन्होंने मरुस्थलीय बिल्ली, ठीक है, डेजर्ट कैट के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है। तो दोस्तों मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर हमें नहीं देखने को मिलेगा। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली को सूची शामिल है। तो दोस्तों चीन की जो मरुस्थलीय बिल्ली है वो क्या है वल्नरेबल कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में हमें देखने को मिलेगा। सब दोस्तों MCQ देखते हैं हमें कौन सी ड्रग, दोस्तों इसमें ड्रग का नाम बताया पूछा जा रहा है कि जो कौन सी ड्रग है जो गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी ड्रग है जिसके कारण जो गिद्ध है उनकी समष्टि या उनकी जो पूरी संख्या है उनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है। तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ाई हुई है कि डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है दोस्तों, वह दवा है जो पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, लेकिन जब पशु मर जाता था तब यदि उसका मांस गिद्ध खा लेता था तो 30 मिनट के अंदर या 30 दिनों के अंदर ही उस गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या या घटती जनसंख्या का मुख्य कारण हमें क्या देखने को मिलेगा। तो डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, तो डाइक्लोफेनिक दवा का दोस्तों यदि हम अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो इसके कारण हमें देखने को मिलेगा। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी कारण है। तो दोस्तों भारत में यदि गिद्ध विलुप्त हुए तो उसके लिए उत्तरदायी कारण हमें बताना है। तो दोस्तों इसका नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम क्या है दोस्तों, हमें एक उत्तरदायी महत्वपूर्ण दर्द निवारक दवा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में गिद्धों की कमी का
अत्यधिक प्रमुख कारण हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये जानवरों की दर्द निवारक के रूप में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। दाल है ना, डाइक्लोफेनिक सोडियम, राइट। कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस तरह की स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इसमें बोला कि नवीन प्रवेशी जातियों के द्वारा उनकी नीड़ नस्ल का नाश, नई पशुपालकों के द्वारा रुग्ण पशुओं हेतु उपचार हेतु प्रयुक्त एक क्या बोल रहा है, प्रयुक्त औषधि, मिलने वाले भोजन में आई कमी और व्यापक दीर्घस्थायी घातक रोग। सो दोस्तों ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट इसी तरह फंसाता है, क्योंकि गोपालक या पशु मालिक क्या है दोस्तों, पशुओं की चिकित्सा या उपचार के समय एक औषधि उपयोग करता है जिसका नाम है क्या है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। डाइक्लोफेनिक सोडियम हमें देखने को मिलेगा, ये डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो दोस्तों इसी तरह से यूपीएससी के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह के इंटरलिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा डीप नॉलेज वाले होते हैं, ठीक है। मॉरिशस में एक वृक्ष की प्रजाति है जो प्रजनन में असफल रही है। सो दोस्तों मॉरिशस में एक वृक्ष है, उसकी प्रजाति क्या है दोस्तों, क्या है, प्रजनन में, मतलब आपको आगे बढ़ाने में असफल रही है। तो इसके लिए वो किसकी बात की जाएगी दोस्तों, ये डोडो वृक्ष की बात की है। तो इसका आंसर है दोस्तों मॉरिशस में एक डोडो वृक्ष है जो अपनी प्रजाति के प्रजनन में असफल रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। भारत में वन्य जीवन के संदर्भ में उडियन फल्गन मतलब, सो दोस्तों ये फ्लाइंग फॉक्स की बात की थी। फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है, तो दोस्तों हमें फ्लाइंग फॉक्स बताना है कि जो फ्लाइंग फॉक्स है निम्नलिखित में से क्या है। तो हमको ऐसा लगा कि फ्लाइंग फॉक्स मतलब उड़ने वाली लोमड़ी, जो कि गलत है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है दोस्तों, एक चमगादड़ हमें देखने को मिलेगी। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या दोस्तों, हमें चमगादड़ देखने को मिलेगी, राइट। जिसे हम ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट है ना, ग्रेट इंडियन फ्रूट बेट भी कहते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पे है, वो क्या है, तो दोस्तों ये एक स्तनधारी मेमल हमें देखने को मिलेगा। तो डुगोंग क्या है दोस्तों, हमें एक स्तनधारी मेमल देखने को मिलेगा। डुगोंग क्या है दोस्तों, हमें स्तनधारी मेमल हमें देखने को मिलेगा, राइट है। भारत में पाए जाने वाली स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो बताना दोस्तों डुगोंग के संदर्भ में हमें बताना कि कौन सा सही देखने को मिलेगा। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तो यस दोस्तों क्या है, यह हमें क्या है, एक शाकाहारी समुद्री जानवर देखने को मिलेगा। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तो भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है यह दोस्तों। कच्छप रण में भी हमें देखने को मिलेगा और बे ऑफ बंगाल में, लेकिन नहीं देखने को, अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। इसे 1972 की अनुसूची एक के अंदर विधिक संरक्षण, तो यस पहला और तीसरा तो बिल्कुल करेक्ट हमें देखने को मिल ही रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, यहाँ पहला है लेकिन तीसरा नहीं है। तो इसका आंसर है दोस्तों हमें सी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पूरे तट पर हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमें देखने को मिलेगा, और ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, राइट। तो डोगोंग क्या एक समुद्री स्तनधारी हमें देखने को मिलेगा। यह शाकाहारी स्तनधारी है जो घास खाने की आदत के कारण क्या इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 के अंदर भी शामिल किया गया है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बालुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि एक पशु की जाति है भारत के अंदर जो बालुई और लवणीय क्षेत्र में रहती है और उसका प्राकृतिक आवास भी है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी भी नहीं है। तो मतलब दोस्तों उस क्षेत्र में इस पशु को खाने वाला कोई अन्य पशु भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। किंतु आवास ध्वंस मतलब आवास के घटने के कारण उसके अस्तित्व पर आप खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों आवास के कारण क्या है दोस्तों, उसके अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। तो यह किस पशु की बात की जा रही है, इसमें आंसर हमें बताना है। सो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, भारतीय वाइल्ड एस के बारे में बात की है। तो भारत के जो जंगली गधे के बारे में बात की जा रही है, जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हमें देखने को मिलेगा, राइट। प्रोसिफस जूलीफेरा की बात की जा रही है दोस्तों कि प्रोसिफस जूलीफेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमें सही देखने को मिलेगा। तो प्रोसिफस जूलीफेरा के क्या है दोस्तों, एक पादप है जो समाचारों में रहता। तो क्यों है, तो इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्री है, जो कि गलत है। जिससे यह उगता है जैव विविधता को कम कर देता है, यह तो बिल्कुल सही बात है। सार का उपयोग कीटनाशक गलत बात है। तो दोस्तों हमें बीज सही देखने को मिलेगा कि क्या है दोस्तों, यह जहाँ भी उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। तो यह बायोडाइवर्सिटी को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कम करने लगता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है। तो ये भी क्या दोस्तों, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ करंट अफेयर में रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा।
पढ़ चुके हैं दोस्तों प्रोसिफेरस जूलिफेरा के बारे में अभी ऊपर हम। अब दोस्तों है सिंह पूंछ वानर, जैसे बोलते हैं लायन टेल मकाओ, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो लायन टेल मकाओ दोस्तों हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा। तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो दोस्तों हमें पता है कि आंध्र प्रदेश का दोस्तों वेस्टर्न घाट का पार्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी 4 होगा वहाँ पहले हमें एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। अब इसमें बताया गया ओनली 2, तो केरल में तो है, लेकिन दोस्तों कर्नाटक में भी वेस्टर्न घाट फैला हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हमारा आंसर होना चाहिए। तो यस, इट इज़ वेरी करेक्ट। तो क्या है, तमिलनाडु, केरला में हमें देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं कि जो लायन टेल मकाव है हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगा, और ये तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, केरल में देखने को मिलेगा और कर्नाटक में हमें देखने को मिलेगा। तो ये लायन टेल मकाव के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार करना है, इसमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक रूप भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये है बताना कि भारत के अंदर जो ऊपर दिए गए पक्षी हैं कौन से हमें देखने को मिलेगा। तो काली गर्दन वाला सारस, यस। चीता, चीता दोस्तों भारत से विलुप्त कर दिया गया, तो हमें चीता नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरी, यस दोस्तों, हमें उड़न गिलहरी नामदफा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। हिम तेंदुआ भी दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर भी 2 है वहाँ तो पहले हमें एलिमिनेट करना होगा। तो ये पावर ऑफ एलिमिनेशन हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो यस दोस्तों, यहाँ पर हमें पावर ऑफ एलिमिनेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हमारा ये आंसर बी हमें देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन, ठीक है, 2012 की एग्जाम का। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में हमें सिलोन फ्रॉगमॉथ, ठीक है, ये बात बताना कि सिलोन फ्रॉगमॉथ, कॉपर स्मिथ बर्बेट और ग्रेट चिंट मिनवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये सब क्या है? सो दोस्तों ये यूपीएससी में इतनी सारी प्रजातियां हैं, लेकिन बस ये पूछा गया कि आखिर ये है क्या? ये पशु है, पक्षी है, जानवर है, बिल्ली है, क्या है? इतना पूछा गया है बस। ये प्राइमेट है, उभयचर है, तो ये क्या? तो ये दोस्तों सबके सब क्या है? पक्षी है। सो दोस्तों कुछ नहीं याद हो तो, लेकिन ये सबको ये तो याद रहता है कि वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है दोस्तों? एक पक्षी है। सिलोन फ्रॉगमॉथ भी क्या है दोस्तों? एक पक्षी हमें देखने को मिलेगा। ग्रे चिंड मिनवेट, तो ग्रे चिंड मिनीवेट भी क्या दोस्तों हमें पक्षी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। तो दोस्तों ये पूरी तरह से करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगरमच्छ मतलब सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। इट इज़ वेरी करेक्ट, हमें देखने को मिलेगा। मालाबार क्षेत्र मतलब केरल वाले क्षेत्र में के पश्चिमी घाटों में हमें श्रू और टेपिर पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ये बताना है दोस्तों। पहला तो हमें सही देखने को मिल रहा है, तो हमें बताना कि श्रू और टेपिर। तो दोस्तों ये हमें फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि दोस्तों श्रू एंड टेपिर हमें क्या है? हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार में, यस हमें डुगोंग और डॉल्फिन, वेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा। लेकिन श्रू एंड टेपिर दोस्तों भारत के हमें हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। हिमालयन क्षेत्र में हमें श्रू एंड टेपिर देखने को मिलेगा। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया था। दोस्तों गलत बात है, ये हमें पूर्वी हिमालय में देखने को मिलेगा। भारत में स्लो लॉरिस ये हमें उत्तर पूर्व के सघन वनों में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के सघन वनों में, तो यस ये हमें सही देखने को मिल रहा है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों यूपीएससी 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये भी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो दोस्तों गोल्डन लंगूर विलुप्तप्राय, यस हमें देखने को मिलेगा। मरुस्थली बिल्ली विलुप्तप्राय, ये भी हमें देखने को मिलेगी। हुला गिब्बन दोस्तों ये भी हमें देखने को मिलेगा। और जंगली कुत्ता दोस्तों ये क्या है? असुरक्षित हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें देखने को कौन सा सही नहीं है? तो मरुस्थली बिल्ली, शायद आंसर इसका ये होना चाहिए, मरुस्थली बिल्ली या जंगली कुत्ता, हुला गिब्बन और सुनहरा, ये तो बिल्कुल करेक्ट हमें देखने को मिला। देखते इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसके आंसर पे भी क्या स्टार मार्क कर दिया गया, मतलब इसका कोई आंसर हमें नहीं देखने को मिला। और दोस्तों देखो कॉपी भी की गई है उत्तराखंड और पीसीएस में, इसका एक तो करेक्ट आंसर भी नहीं है और कॉपी भी कर ली गई। तो चाइनीज़ बिल्ली क्या है दोस्तों, उसको क्या है दोस्तों शामिल किया गया है, जिसे हमने वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तथा एशियाई जंगली कुत्ते को हमने विलुप्तप्राय श्रेणी में रखा है। तो एशियाई कुत्ता क्या दोस्तों, ये विलुप्तप्राय में देखने को मिला। तो आंसर इसका डी होना चाहिए था, राइट। तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया, राइट।
अब दोस्तों इसमें बात की जा रही है रामसर स्थल के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में इसमें बात की जा रही है कि रामसर स्थल हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इस चैनल पर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको रामसर सम्मेलन के बारे में और पूरा का पूरा जितना भी वेटलैंड है, जितनी भी आर्द्रभूमियाँ हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा जो कि 2 घंटे का होगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे का। उसके अंदर सारे वेटलैंड्स के बारे में बात की गई, सारे रामसर साइट के बारे में बात की गई और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात की गई। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ दोस्तों हम सारे इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं और MCQ देख लेते हैं, और उस वीडियो को दोस्तों क्या है हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले रहेंगे, ठीक है। तो जैव विविधता पृथ्वी पर जल थल दोनों जगह पाई जाती है। आर्द्रभूमियाँ जैव विविधता का बड़ा संग्रहागार हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इसमें बताया जाए कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स में क्या बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा संग्रहगार हमें देखने को मिलेगा। आर्द्रभूमियाँ ऐसा क्षेत्र होती है जो जल तथा शुष्क स्थलीय पाइतंत्र के बीच का क्षेत्र देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमारे जो वेटलैंड्स है वो हमें क्या एक प्रकार के ट्रांजिशनल एरिया देखने को मिलेंगे, जहाँ एक तरफ हमें वाटर बॉडीज देखने को मिलेगी और एक तरफ क्या दोस्तों हमें लैंड एरिया देखने को मिलेगा। तो बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा जो कि हमारा वेटलैंड्स के रूप में डेवलप्ड होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमें अधिक जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हमारे जो वेटलैंड्स है भू क्षेत्र की जो प्रकृति उसमें पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो वेटलैंड है पानी को सोखते हैं और छानने का काम करते हैं, इसलिए ये एक प्रकार के स्पंज के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों स्पंज के रूप में हमारे वेटलैंड्स काम करते हैं। ये पोषक पदार्थों की जो मात्रा को कम करके तल छटों को हटाकर जल को शुद्ध करने का काम करते हैं। सो दोस्तों वाटर प्यूरिफिकेशन का काम भी कौन करते हैं हमारे वेटलैंड। तो तल छटों को हटाकर और बहुत सारी गाद को हटाकर क्या है जल को शुद्ध करने का काम करते हैं हमारे वेटलैंड, ठीक है। बाढ़ के दौरान नम भूमियों में पानी मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती है और सीधे नदी में जाने से रोक देती है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि ये कोई नदी है, यदि यहाँ पर और इतने एरिया में दोस्तों आइट साइड कोई वेटलैंड डेवलप हो गए हैं, तो जैसी बाढ़ आती है दोस्तों तो इस वेटलैंड में सबसे पहले क्या पूरी जो नमी सोख लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाढ़ को एक प्रकार से थोड़ा बहुत नियंत्रित करने का काम भी हमें देखने को मिलेगा वेटलैंड्स के द्वारा, ठीक है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। रामसर की यदि बात करें तो रामसर का ईरान के मतलब ईरान जो देश है उसके अंदर रामसर एक शहर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में यहाँ बैठक की गई थी। तो दोस्तों 2 फरवरी 1971 में क्या दोस्तों रामसर कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है। और 2 फरवरी को ही दोस्तों क्या है विश्व आर्द्रभूमि दिवस है ना, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। 1975 में पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुआ। तो दोस्तों एक तो है उनकी हस्ताक्षर होने की डेट और 1971 में यह पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। तो क्रियान्वयन की डेट क्या दोस्तों 1975 हमें देखने को मिलेगी। अब रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है यह, ठीक है। भारत ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 में अपनाया। तो दोस्तों भारत ने भी क्या है फरवरी में ये बना भी और भारत ने भी क्या दोस्तों इसे फरवरी माह में ही क्या है अपनाया है, लेकिन 1982 में अपनाया है, ठीक है। वर्तमान 2022 तक की बात की दोस्तों विश्व भर में रामसर स्थलों की कुल संख्या 2400 मतलब 2439 हमें देखने को मिल रही है। रामसर स्थलों के अंतर्गत इतने हेक्टेयर क्षेत्र कोई मतलब याद करने का नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि सबसे अधिक रामसर स्थल हमें क्या है यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। छोटे से क्षेत्र में 175 हमें रामसर साइट देखने को मिल रही है। वहीं उसके बाद मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में दोस्तों कितनी 142 रामसर साइट हमें देखने को मिलेगी। तो मतलब देश तो छोटा पिद्दू सा है, लेकिन यहाँ पे रामसर साइट कितनी हमें 175 142 ये हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है भारत में मात्र 80 रामसर साइट हमें देखने को मिलेगी आज के हिसाब से, ठीक है। रामसर का सचिवालय हमें ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये सेक्रेटरीट हमें कहाँ देखने को मिलेगी रामसर का जो सचिवालय है हमें ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस क्या दोस्तों प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो हमने पीछे पढ़ लिया है कि 2 फरवरी को क्या दोस्तों वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमें ध्यान देना कि 2018 में विश्व आर्द्रभूमि की जो थीम थी वो है धारणीय शहरी भविष्य हेतु आर्द्रभूमियाँ। तो दोस्तों इसमें बताया कि वेटलैंड्स फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। तो दोस्तों एक बार फिर से याद देख लेते हैं इसको
ये हमारी मेंस में लिखने के काम आ सकता है कि जो वेटलैंड्स फॉर सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, तो वेटलैंड्स क्या है दोस्तों, हमारे सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर के लिए हमें इसकी थीम देखने को मिलेगी। ठीक है, 2020 की यदि बात करें तो 2020 में यदि थीम की बात करें तो 2020 में जो थीम हमें देखने को मिलेगी आर्द्रभूमि और जैव विविधता, है ना। 2020 की थीम देखने को मिलेगी तो आर्द्रभूमि और जैव विविधता हमें देखने को मिलेगी। जबकि 2021 की थीम की यदि बात करें तो यह है आर्द्रभूमि और जल। ठीक है, तो आर्द्रभूमि और जल क्या है, ये दोस्तों 2021 की थीम हमें देखने को मिलेगी। और 2022 की यदि बात करें तो ये दोस्तों लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमियाँ कार्यवाही। तो अब बात की जा रही है दोस्तों एक्शन के बारे में, ठीक है, और उसकी प्रिपेयर्डनेस के बारे में। तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, तो अब जो वेटलैंड के लिए हमें एक्शन लेना है पीपल्स के लिए और नेचर के लिए। ठीक है, आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य हमें गुजरात देखने को मिलेगा, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जो सर्वाधिक क्षेत्र मतलब एरिया वाइज मतलब जिसने ऑक्यूपाई किया, तो सबसे सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, रण ऑफ कच्छ हमें देखने को मिलेगा, और ये गुजरात में, तो गुजरात में सबसे बड़ा हमें वेटलैंड देखने को मिलेगा। दूसरा आंध्र प्रदेश में दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारत के अंदर दोस्तों क्या है, कुल 49 रामसर स्थल है। तो दोस्तों ये 2000 कब की बात की जा रही है, 2020 तक की बात की जाए, लेकिन दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत के अंदर क्या है, तो 80 हमें रामसर स्थल देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होने वाला है जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड होगा, उसके अंदर पूरी की पूरी 80 रामसर साइट हमें देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अभी इस वीडियो में अभी जो ऑलरेडी है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा जो पूरी तरीके से वेटलैंड पर डेडिकेटेड होगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, बस एक बार पढ़ने की हमारी आंखों से गुजर जाए। अष्टमुडी वेटलैंड हमें केरल में देखने को मिलेगा। भीतरकनिका मैंग्रोव हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगा। भोज आर्द्रभूमि हमें मध्य प्रदेश भोपाल में देखने को मिलेगा। चंद्रताल हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो याद रखना दोस्तों, ये चंद्रताल क्या है दोस्तों, हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। चिल्का झील हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगी। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, हमें उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और दीपोर बिल की यदि बात करें तो दीपोर बिल हमें कहाँ है, असम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम पूर्वी कलकत्ता, है ना, पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, ये हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। हरीके दोस्तों हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। हरीके झील हमें कहाँ है, पंजाब में देखने को मिलेगी। होकेरा आर्द्रभूमि दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में। तो हरीके की बात की जाए तो हरीके झील हमें पंजाब में, लेकिन होकेरा वेटलैंड हमें कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। कंजली पंजाब में देखने को मिलेगी। तो कंजली या कांजली कहाँ दोस्तों, हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान हमें राजस्थान में देखने को मिलेगा। कोलेरू झील की यदि बात करें तो कोलेरू झील हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। कोलेरू झील क्या दोस्तों, हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। लोकटक झील मणिपुर को देखने को मिलेगी। नल सरोवर ये हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, केलीमियर नल सरोवर याद रखेंगे बस कि जो नल सरोवर क्या है दोस्तों, हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। नल सरोवर हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट है वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य। वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य ये दोस्तों हमें वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य ये दोस्तों हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो शायद इसका नाम ही नहीं दिया हुआ। पोंग डैम, तो पोंग की यदि बात करें तो दोस्तों पोंग डैम हमें कहाँ, पोंग डैम झील हमें देखने को मिलेगी हिमाचल में। तो पोंग डैम हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। रेणुका की यदि बात करें तो रेणुका दोस्तों सबसे छोटी आर्द्रभूमि देखने को मिलेगी, जो कि हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। तो रेणुका आर्द्रभूमि क्या है दोस्तों, हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। रोपड़ की यदि बात करें दोस्तों तो रोपड़ दोस्तों हमें पंजाब में देखने को मिलेगा। तो रोपड़ क्या दोस्तों, हमें पंजाब में देखने को मिलेगा। रुद्र सागर दोस्तों ये भी बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की हमें देखने को मिलेगी। रुद्र सागर झील हमें त्रिपुरा की देखने को मिलेगी। तो रुद्र सागर झील हमें कहाँ है, त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। रुद्र सागर झील क्या दोस्तों, हमें त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। रुद्र सागर झील हमें त्रिपुरा में देखने को मिलेगी। सांबर झील दोस्तों हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी। संभर या सांबर झील क्या दोस्तों, हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी। सस्थम कोट्टा झील केरल में देखने को मिलेगी। तो सस्थम कोट्टा क्या है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो सस्थम कोट्टा क्या दोस्तों, हमें केरल में देखने को मिले। तो सस्थम कोट्टा क्या दोस्तों, केरल में देखने को मिलेगी। सुंदरबन की यदि बात करें तो सुंदरबन सबको पता दोस्तों, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। यहाँ पर हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। तो सुंदरबन की यदि बात करें तो सुंदरबन दोस्तों हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। सुरिनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। सुरिनसर मानसर झील क्या दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। सुरिनसर मानसर झील है ना, सुरिनसर मानसर झील
ये दोस्तों हमें याद रखना कि जो सुरिनसर मानसर झील क्या है दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। सुरिनसर मानसर झील हमें कहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। सो मुरोरी जम्मू कश्मीर में, सो मुरोरी भी क्या दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगी। सो मुरोरी झील क्या दोस्तों हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन अब क्या है, सो मुरोरी अब हमें लद्दाख में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसलिए अब हमें ये भी याद रखना, ठीक है। ऊपरी गंगा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेम्बनाथ कोल, बेम्बनाथ कोल दोस्तों ये हमें केरल में देखने को मिलेगी। बेम्बनाथ कोल दोस्तों क्या है हमें केरल में देखने को मिलेगी। बुलर झील क्या है दोस्तों, बुलर झील हमें क्या है यूटी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, ठीक है। केशोपुर अमीनी दोस्तों, केशोपुर अमीनी की बात करेंगे तो केशोपुर अमीनी हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। तो केशोपुर अमीनी क्या है दोस्तों हमें पंजाब में देखने को मिलेगी। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हमें पंजाब में देखने को मिलेगा, तो ये भी याद रखना दोस्तों। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो ये हमें पंजाब में देखने को मिलेगा। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों नंगल या नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य हमें पंजाब में देखने को मिलेगा। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य हमें पंजाब में देखने को मिल रहा है। फिर नंदूर, नंदूर या मधवेश्वर ये हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नंदूर मधमेश्वर, नंदूर मधमेश्वर ये हमें कहाँ है महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो ये दोस्तों ये पूछा जा सकने वाला है कि नंदूर मधवेश्वर हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो नंदूर मधमेश्वर हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश में। फिर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य क्या दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सरसई नावर झील, सरसई नावर झील दोस्तों ये हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। सांडा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। संडा या संडी, सेंडी है ना, संडी पक्षी अभ्यारण्य, संडी पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों हमें कहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और समान पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो समान, संडी, सरसई, समसपुर है ना, ये दोस्तों ये क्या हमें कुछ खास देखने को मिलेगा। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नारवर झील, संडी पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, ये सब दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आसन, ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व हमें देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। अब बात करें कवरताल, तो कवरताल दोस्तों हमें, कवरताल हमें बिहार में देखने को मिलेगी। कवरताल कहाँ दोस्तों हमें बिहार में देखने को मिलेगी। कुछ और रह गई है, इनको भी देख लेते हैं। लोनार झील, लोनार की यदि बात करें तो लोनार झील दोस्तों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। लोनार झील की यदि बात करें तो लोनार झील दोस्तों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। सुर सरोवर की यदि बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। सुर सरोवर दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सोकार आर्द्रभूमि ये हमें लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो सोकार आर्द्रभूमि लद्दाख में देखने को मिलेगा, है ना। बधवाना आर्द्रभूमि, तो बधवाना, बेदवाना या बधवाना ये गुजरात में हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी दोस्तों पूछा जाने वाला एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा कि बधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है, तो ये हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। तो बधवाना आर्द्रभूमि हमें गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थोल, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। तो थोल थोल झील, थोल वन्यजीव हमें कहाँ देखने को मिलेगा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। भिंडवास, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमें हरियाणा में देखने को मिलेगा। तो भिंडवास पूछा जा रहा है दोस्तों कि भिंडवास दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों हमारी वेटलैंड है, तो ये भी हमें हरियाणा में देखने को मिलेगी। तो भिंडवास अभ्यारण्य दोस्तों हमें हरियाणा में देखने को मिलेगा। फिर है हैदरपुर, हैदरपुर क्या है दोस्तों आर्द्रभूमि, ये हमें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो हैदरपुर, हैदरपुर दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो हैदरपुर भी दोस्तों ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हैदर अली से लोग एसोसिएट करके साउथ वाला लगा सकते हैं, लेकिन ये कहाँ उत्तर प्रदेश में। तो हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। बखीरा, बखीरा उत्तर प्रदेश है ना, तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो बखीरा दोस्तों हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। दूसरा है खिजड़िया, खिजड़िया या खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, तो खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य क्या दोस्तों हमें, खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों हमें कहाँ गुजरात में देखने को मिलेगा। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य क्या दोस्तों हमें गुजरात में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज हमने क्या मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ जो हमें रामसर वाली है
वेटलैंड्स है उनको हमने देखा। तो अब बात करेंगे दोस्तों, इस पर बात करें कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो रामसर के अंतर्गत ही दोस्तों क्या है, हम एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों, ऐसा रिकॉर्ड होता है जहाँ पर एक प्रकार का रजिस्टर्ड है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहाँ पर क्या है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, मतलब मानवीय हस्तक्षेप के कारण क्या है, आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी रूप में परिवर्तन आ रहा था। जो आर्द्रभूमि है उनका जो पारिस्थितिकी रूप है, जितनी भी हमारे वेटलैंड्स है उनका जो उनकी जो इकोलॉजी है या उनका इकोसिस्टम है उसमें परिवर्तन आ रहा है या हो रहा है या होने की संभावना है, उसको इस रजिस्टर के अंदर शामिल किया जाता है। हमें ध्यान देना होगा कि वर्ष 2000 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में आर्द्रभूमियों की कुल क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, इतना प्रतिशत क्षेत्र है। तो दोस्तों कोई मतलब वाली बात नहीं, इसको याद रखना। और इतना याद रखना दोस्तों कि जो कुल भूभाग या कुल क्षेत्रफल का क्या है दोस्तों, 3.6% भाग पर दोस्तों क्या है, भारत के अंदर वेटलैंड्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों रामसर के बारे में कि रामसर सम्मेलन से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। तो रामसर क्या है दोस्तों, जैव ईंधन, वनों, शुष्क भूमि या नम भूमि, तो ये वेटलैंड्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, रामसर सम्मेलन की बात करें, रामसर सम्मेलन है किससे, तो ये वेटलैंड से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। बिहार का प्रथम रामसर सम्मेलन हमें कहाँ देखने को मिला, तो दोस्तों इसमें पूछा कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बांका, तो ये दोस्तों ये बेगूसराय हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें पड़ेगा बिहार। तो बिहार का प्रथम रामसर स्थल दोस्तों कवरताल आर्द्रभूमि है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा बेगूसराय जिले में। तो दोस्तों बिहार के अंदर केवल एक ही वेटलैंड है जिसका नाम है कावरताल। ठीक है, कावरताल हमें देखने को मिलेगा, ये कि बीपीएससी में पूछा गया। ठीक है, और ये बेगूसराय जिले में हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है। वेटलैंड डे कब मनाया था, 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को दोस्तों क्या है, वेटलैंड डे हम मनाते हैं। वेटलैंड डे कब मनाते हैं दोस्तों, 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे मनाते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि हमें देखने को मिलेगी। तो निम्नलिखित में से किसमें भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय इनलैंड मतलब भारत के अंदर लवणीय आर्द्रभूमि दोस्तों, ये हमें गुजरात में देखने को मिलेगी, जिसे रण ऑफ कच्छ हम कहते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो दोस्तों रामसर में कौन कौन, लोकटक है, बुलर झील बिल्कुल भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दोस्तों ये हमें केवला देव और लोकटक झील देखने को मिलेगी। लेकिन चिल्का झील क्या दोस्तों, उड़ीसा का ही, लेकिन इसे अब रामसर की श्रेणी से हटा लिया गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2013 में। तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा पहला और तीसरा। ठीक है, तो पहला और तीसरा तो है नहीं इसमें, लोकटक चिल्का दूसरा और तीसरा है ना, दूसरा और तीसरा है, तो दूसरा और तीसरा इसमें आंसर, अब के हिसाब से आंसर हमें तीसरा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है डी, मतलब चारों के चार। तो मतलब क्या दोस्तों, अच्छा रामसर है, लेकिन दोस्तों मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या है, लोकटक अब नहीं है। लेकिन दोस्तों ये चारों के चारों वो तो है, रामसर साइट तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगी। तो चारों के चारों रामसर साइट हमें देखने की मिलेगी। तो यस, इट इज़ वेरी करेक्ट आंसर। सॉरी, मुझे लगा था कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पूछा रहा। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में क्या है दोस्तों, ये अलग, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हमें चिल्का जी को हटा दिया गया। तो मुझे लगा कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की बात करी। ठीक है, तो ये आंसर क्या दोस्तों हमारा डी देखने को मिला कि सभी के सभी क्या दोस्तों हमारे वेटलैंड्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, तो दोस्तों रामसर स्थल बताना है कौन सा। तो सुंदरवन हमें देखने को मिलेगा, भोज आर्द्रभूमि, तो दोस्तों ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो दो इसके आंसर है। तो दोस्तों ये है गंजेड़ी आयोग की, ये निशानी होती है कि इन लोगों को पता रहता नहीं है और एमसीक्यू फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसके अंदर 2015 में लेकिन नहीं था, लेकिन इसका आंसर अब सी और डी है। लेकिन 2019 को सुंदरवन को रामसर भूमि के में शामिल किया गया था। दोस्तों सुंदरवन तो पहले के हिसाब से डी होना चाहिए था और अब के हिसाब से सी और डी दोनों, राइट। ठीक है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी वेटलैंड को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड्स या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसके क्या अभिप्राय होंगे। मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, जिस देश की आर्द्रभूमि में अवस्थित है उसको कोर झेप से 5 किलोमीटर, तो दोस्तों इस तरह का 5 किलोमीटर वाला कोई प्रावधान हमें नहीं देखने को मिलेगा जब हम वेट रामसर कन्वेंशन पढ़ते हैं। आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं पर निर्भर है, इसलिए इसके अंदर सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सांस्कृतिक, केवल सांस्कृतिक की बात कर रहा है, लेकिन हम बात करेंगे
इकोलॉजिकल, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसे विश्व विरासत स्थल नहीं दोस्तों, यदि मॉन्टेक्स में जाएगा तो विश्व विरासत स्थल हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट आंसर इज वेरी करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में उसे शामिल किया जाता है जो मानव हस्तक्षेप के कारण क्या दोस्तों आर्द्र भूमियों में पारिस्थितिकी में परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। पारिस्थितिकी निकाय के स्वरूप में पारिस्थितिकी निकाय के रूप में जो वेटलैंड है जिसे हम बरसाती जमीन कहते हैं, क्या है उसके प्रमुख किस हेतु उपयोगी है, तो इसका किस हेतु उपयोग हमें देखने को मिलेगा। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण यस। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं का अवमुक्त करना यस। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करना यस। तो सभी के सभी हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो भारी धातुओं को अवमुक्त करती है तो इसलिए ये दोस्तों क्या है हम किडनी कहते हैं, ठीक है, अर्थ की किडनी कहते हैं हम वेटलैंड्स को। तो आंसर हमें डी देखने को मिलेगा। भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में हमें बताना है और कथनों पर विचार करना, ठीक है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सर्वाधिक है। तो दोस्तों ये गुजरात में हमें वेटलैंड्स का ज्योग्राफिकल एरिया वाइज हमें अधिक देखने को मिलेगा। यस, भारत के तटीय आर्द्र भूमि, तट मतलब कोस्टल आर्द्र भूमि में कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक कुल क्षेत्र से अधिक है। दोस्तों ये गलत बता रहा है, ये बोल रहा है कि तट अधिक है तो गलत। सद तट होना तो चाहिए, अधिक भी हो सकता है। तो दोस्तों दूसरे को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आई थिंक क्या होगा आंसर इसका ए आंसर। तो यस, तो दोस्तों ये गलत सही है, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब हमारा जो एरिया ऑफ वेटलैंड इनलैंड ज़्यादा देखने को मिलेगा बजाय कोस्टल के। तो ये दोस्तों पूछा गया यूपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अध्यादेशात्मक है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना एवं सुरक्षित रखना ये भारत सरकार के लिए अध्यादेश है। तो दोस्तों ये ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 की बात करें जिसमें भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो भी हमने आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 बनाए हैं वो भारत सरकार ने क्या रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर ही बनाए। तो ये हमें देखने को मिल सकता है, राइट। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्रों को भी शामिल करते हैं जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया। तो यस ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो दूसरा और तीसरा हमें करेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यस दोस्तों, लेकिन इसके आंसर दोस्तों ऑफिशियल आंसर दिया सी बताया था ओनली 3। तो ओनली 3 इसका आंसर, तो मतलब दूसरा भी हमें गलत देखने को मिल रहा है। तो मतलब रामसर कन्वेंशन की इसमें बताया गया है कि जो रामसर सम्मेलन है इसकी संस्तुति के आधार पर ही, तो दोस्तों शायद ये इसका आंसर गलत बताया गया है इसके अनुसार। तो क्या दोस्तों रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर शायद नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हमें गलत भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आंसर इसका सी हमें देखने को मिला, राइट। तो ये पूरा दोस्तों हमें देखने को मिला। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर सम्मेलन 1971 में, ओके ठीक है, 1975 में ये प्रभावी हुआ, ठीक है। रामसर ईरान का शहर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यद्यपि इसमें सदस्य देश के सभी आर्द्र भूमियों के संदर्भ में अध्यादेश नहीं है। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ तो हम पता चलेगा कि अध्यादेश हमें नहीं देखने को मिलेगा। किसी पक्षकार देश को, इसमें बताया गया कोई भी जो पक्षकार देश है इसका, किसी पक्षकार देश से उसके क्षेत्र की आर्द्र भूमियों से संवर्धन जहाँ तक संभव हो उसके विवेक पर छोड़ा जाए, ठीक है। भारत में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु विधिक रूप से बाध्यकारी नियम स्थापना हेतु सर्वप्रथम कदम राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया, ठीक है। तो मतलब आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए सबसे पहले जो बाध्यकारी, दोस्तों इसमें बताया गया कि बाध्यकारी, याद रखना दोस्तों कि बाध्यकारी कदम क्या है दोस्तों कब उठाया गया, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के तहत उठाया गया था, ठीक है। विनियामक मतलब रेगुलेटरी सिस्टम के अनुसार इससे देश की जितनी भी चिन्हित आर्द्र भूमियाँ हैं उसके अपकर्ष की रोकथाम के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धित करने के लिए दोस्तों बात कही थी, ठीक है। इस नीति के प्रस्ताव के अनुसार ही बहुविषयक विशेषज्ञ समूह का है तो दोस्तों एक है ना एक स्पेशल टीम का भी गठन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसी के आधार पर क्या भारत सरकार ने एक आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जारी किया। तो दोस्तों क्या है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 जारी किए इसके अनुसार, ठीक है। अब बात करेंगे
आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा के दायरे में आर्द्रभूमि पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले क्षेत्र जैसे कि ड्रेनेज एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, जैसा कि अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये शामिल किए जाएंगे। तो यस, ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा विभिन्न अधिनियम और करार हमें देखने को मिला। तो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि जो विभिन्न प्रकार हमने बायोडाइवर्सिटी के अधिनियम और हमने कौन कौन से करार किए हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे अधिनियम हमें देखने को मिलेंगे बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण संबंधित, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम और करार किए गए। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार, ठीक है, ओके। तो जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 को पारित किया। तो भारत की संसद ने क्या दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ना, जैव विविधता अधिनियम क्या दोस्तों दिसंबर 2002 को पारित किया। दोस्तों हमारे सामने फिर इसी रूप में आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमें देखने को मिलेगा। तो हमारे पास क्या दोस्तों, जैव विविधता अधिनियम 2002 हमें देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की। तो दोस्तों भारत के अंदर क्या है, राष्ट्रीय जैव विविधता क्या, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है ना, हमें देखने को मिलेगी। इसकी स्थापना 2003 में की गई है। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेगा। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर जैव विविधता पर अभिसमय है ना, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। सो दोस्तों ये दो ट्रीटी हमें देखने को मिलेगी। एक तो हमारे पास जो ये पृथ्वी सम्मेलन के समय क्या दोस्तों हमारे पास कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया है, और साथ के साथ ये ट्रीटी है दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इनके बीच में क्या दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमें देखने को मिलेगा जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुसंधानों के संरक्षण, विनियम तथा सतत प्रयोग हेतु सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। विश्व विरासत अभिसमय, तो दोस्तों विश्व विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण का सामना करने हेतु राष्ट्र अभिसमय भी जैव विविधता से दोस्तों क्या फालतू चीज़ है, ठीक है। भारत रामसर अभिसमय का पक्षकार है। तो यस दोस्तों भारत क्या दोस्तों रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। भारत ने कब किया था दोस्तों, 1982 में फरवरी में किया था, ठीक है। उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है, ठीक है। सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना है, साथ ही उनका धारणीय उपयोग करना है, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात की दोस्तों, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है, ठीक है। तो दोस्तों बर्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन जितने भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इसकी एक वैश्विक भागीदारी देखने को मिलेगी। ये क्या दोस्तों पक्षियों को और उनके आवास तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है, ठीक है। तो अगली ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल देखने को मिलेगी। सो दोस्तों जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, ये सब की सब क्या दोस्तों ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड है एक वीडियो, जिसके अंदर पूरी की पूरी सभी संस्थाओं का जिक्र किया गया इन शॉर्ट में, ठीक है। यह प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी है। कौन सी, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इसके अंदर क्या दोस्तों 121 पार्टिसिपेंट हमें देखने को मिलेंगे। यह संस्था क्या है, महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में स्थलों की पहचान करती है, और अब तक क्या दोस्तों 12,000 से अधिक क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है। अब दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसकी संकल्पना क्या है, ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मेयर्स ने दी थी। तो दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों पिछले लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होती है इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों जैव सुरक्षा मतलब बायोसेफ्टी पर क्या है, कार्टाजेना उपसंधि, जिसे हम कार्टाजेना प्रोटोकॉल कहते हैं। दोस्तों ये क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही दोस्तों हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी अंतर्गत ही हमें देखने को मिलेगी हमारी कार्टाजेना संधि। इसकी प्रथम बैठक मतलब मेंबर ऑफ पार्टीज यानी कि मीटिंग ऑफ पार्टीज हमें देखने को मिलेगी मलेशिया में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं इसको जानने की। भारत ने जैव सुरक्षा पर उपसंधि मतलब
जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल था उसके ऊपर समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 2001 में। तो 2001 में दोस्तों क्या दोस्तों भारत ने भी कार्टाजेना पर हस्ताक्षर किया। जो क्या है कार्टाजेना की यदि बात करें तो कार्टाजेना क्या दोस्तों बायो सेफ्टी पर हमें देखने को मिलेगी। तो बायो सेफ्टी पर क्या दोस्तों हमें यह संधि देखने को मिलेगी। तो बायो सेफ्टी पर हमें संधि देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव रहते हैं उनका सही उपयोग, उनका एक रिसोर्स के रूप में सही उपयोग, उनका सही वितरण हमें देखने के सही वितरण की बात की जाती है इसके अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बायो सेफ्टी पर क्या दोस्तों इसने सदस्य नहीं, तो दोस्तों इसने क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दोस्तों क्या है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु भारत अथवा भारत से बाहर किसी अनुसंधान पर आधारित किसी आविष्कार के लिए भारत में से अभिप्राप्त जैव संसाधन पर आधारित जानकारी के लिए ऐसा आवेदन करने से पूर्व राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक करना। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप किसी क्या बायोलॉजिकल रिसोर्स पर किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी आविष्कार के लिए आप काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इससे आपको अनुमोदन पहले लेना होगा। उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार के जो जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर आप किसी पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात किया जाए दोस्तों ये जो एनबीए है हमारी जो एनबीए है या जैव चोरी को रोकने का मतलब जो जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल थेफ्ट है उसको चोरी करने, देसी और परंपरागत आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करने का काम करती है। तो यस दोस्तों हमारी जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है क्या है जो जैव चोरी को रोकने का काम करती है, मतलब जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनकी चोरी का रोकने का काम करती है। साथ में जो देसी परंपरागत आनुवांशिक रिसोर्सेज हमारे उनके प्रोटेक्शन का काम भी करती है। ठीक है, यह वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार का विश्लेषण भी करती है। तो दोस्तों एक नई ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था हमें देखने को मिलेगी। ये क्या दोस्तों एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। तो ट्रैफिक क्या दोस्तों हमें एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। यह सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में पादपों एवं जंतुओं के व्यापार पर निगरानी रखने का काम करती है। ठीक है, यह ट्रैफिक का मिशन है कि यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जीवों का जंतुओं का मतलब फ्लोरा एंड फोना का जो व्यापार किया जा रहा है प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा नहीं हो। तो दोस्तों जो ट्रैफिक का जो मिशन क्या है दोस्तों, ट्रैफिक का जो प्रमुख मिशन ये है कि इस बात का सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो वन्य जीव और फ्लोरा एंड फोना को रख लेते हैं जितने भी पादप समुदाय हैं और जंतु समुदाय हैं, इनका व्यापार यदि वाणिज्य स्तर पर हो रहा है तो ये प्रकृति के संरक्षण के विरुद्ध हमें नहीं देखने को होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक की स्थापना की बात करेंगे दोस्तों तो ट्रैफिक की जो स्थापना है 1976 में की गई थी। यह WWF ठीक है और IUCN का रणनीतिक संगठन है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों ट्रैफिक क्या है WWF और IUCN का एक रणनीतिक संगठन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ब्यूरो नहीं है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमें किसी प्रकार का यह ब्यूरो नहीं देखने को मिलेगा। कौन? ट्रैफिक। तो दोस्तों ये पूछा गया है कि जो ट्रैफिक है WWF और IUCN का दोस्तों एक रणनीतिक स्ट्रेटेजिक अलायंस हमें देखने को मिलेगा। कौन? ट्रैफिक। ठीक है, भारत सरकार ने नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र मतलब सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ इसको बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो भारत सरकार ने क्या है नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर क्या है सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, बायोडाइवर्सिटी के लिए पॉलिसी एंड लॉ के लिए एक सेंटर बनाया। इसकी स्थापना चेन्नई तमिलनाडु में की गई है, जिसका उद्देश्य क्या जैव विविधता की नीतियों में व्यवसायिक दक्षता मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को लागू करना या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को निकालना और क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना। किसके लिए? सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ कि किसके साथ? नॉर्वे की सरकार के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट MCQ देखते हैं। इसमें बोला भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब लाया था? सर दोस्तों ये कब लाया था? दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में दोस्तों भारत ने भी क्या दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया। ठीक है
नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों इसमें बात करें कि जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित हुआ। तो दोस्तों भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित है कहाँ पर? चेन्नई में। तो भारतीय जैव विविधता अधिकरण या प्राधिकरण हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये दोस्तों हमें चेन्नई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, ये भी सेम राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात की जा रही है, जो कि चेन्नई में इसका मुख्यालय है। अब दोस्तों हमें ये क्या कृषि भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? दोस्तों ये बोल रहा है कि जो हमारी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी वो एग्रीकल्चर के प्रोटेक्शन में किस प्रकार सहायक है। तो दोस्तों कुल मिला के हमें पता होना चाहिए कि जो एनबीए के काम क्या है। तो दोस्तों एनबीए जैव चोरी को रोकता है और देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। यस डेफिनेटली इसके माध्यम से दोस्तों भारत के अंदर कोई प्लांट जेनेटिक्स है उस पर कोई उसकी जो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रकार कोई काम किया रहा था दोस्तों इसकी चोरी को रोकने का काम कर सकता है। तो यस एनबीए कृषि पादपों का आनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग करता है, इसका निरीक्षण भी करता है। तो क्या दोस्तों ये प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग करता है? तो इसके ऊपर थोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवांशिक संसाधनों से बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। यदि आपको बौद्धिक संपदा अधिकार करना है किसी भी जैविक संसाधनों के लिए तो दोस्तों आपको इसकी परमिशन लेनी होगी। तो दोस्तों पहला और तीसरा हमें सही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें दूसरे के ऊपर डाउट है। तो दोस्तों हम या तो हम 1 1 3 ही लगा दें या तीनों को लगा। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा राउंड देखने को मिला। था दोस्तों इसमें क्या दोस्तों ये थोड़ा एक्सट्रीम है कि प्रत्यक्ष रूप से मॉनिटरिंग करना। तो क्या आप जो भी अनुसंधान कर रहे हो उस लैब में जाकर प्रत्यक्ष रूप से मॉनिटरिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह का दिमाग एग्जाम में चलना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को या तो छोड़ा भी जा सकता है या तो फिर 50-50 चांसेस ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पहला और तीसरा हमें यदि पता चल जाता है तो तब हम क्या दोस्तों 50-50 वाली मेथड का उपयोग करके कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या या तो सी लगाते या तो डी लगाते, राइट। नेक्स्ट पूछा जा रहा क्वेश्चन दोस्तों, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के बारे में। तो कौन सा कथन इसके बारे में सही है? यह संगठन विश्वव्यापी भागीदारी, यस यहाँ पे इसमें क्या है संरक्षण संगठन है और विश्वव्यापी भागीदारी है। यस दोस्तों 121 इसमें पार्टिसिपेंट देखने को मिलेगा। ये जैव विविधता की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई था। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इसी संगठन से शुरू हुई। तो दोस्तों ये हमें कोई पक्का नहीं लग रहा, तो ये हमें रॉन्ग लग सकता है, ठीक है। महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव, तो ये दोस्तों पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र एवं बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो दोस्तों ये दोस्तों ये पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र की पहचान तो करेगा ही करेगा। तो पहला और तीसरा तो दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसलिए पहला तीसरा इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो यस पहला और तीसरा दोस्तों इसका आंसर हमें सी देखने को मिला। तो यस डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। तो मतलब अधिकांश दोस्तों हमने देखा कि यूपीएससी के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें ऑल करेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिलेगा, मतलब एक रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमें क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर की का बता दिया कि इसी ने क्या हॉटस्पॉट की संकल्पना की, तो ये हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। हॉटस्पॉट की संकल्पना दोस्तों हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हमें देखने को मिलेगा बताना है दोस्तों, ठीक है। तो जीव सुरक्षा पर दोस्तों कार्टोजना प्रोटोकॉल हुई, ठीक है, ये प्रथम बैठक में हुआ और ये फिलीपींस में हुआ। तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए कि क्या ये फिलीपींस में हुई थी, जो कि हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भी एग्जैक्ट चीज़ पूछी जाती है वो हमेशा रॉन्ग हो सकती है। भारत जैव उपसंधि पर हस्ताक्षर करता नहीं है, तो दोस्तों गलत बात है, भारत ने तो इस तरह हस्ताक्षर किए हैं। जैव सुरक्षा पर जो प्रोटोकॉल हुआ है दोस्तों आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। तो दोस्तों ये उसका की पॉइंट पूछ लेगा कि ये किस लिए हुआ था। तो यस दोस्तों ये तो बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सदस्य है, जबकि ये हमें रॉन्ग देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र इसका सदस्य हमें नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकतर जीएम क्रॉप उगाई जाती है और जीएम क्रॉप को लेकर दोस्तों फिर इसमें हमें वो भी देखने पड़ेंगे प्रावधान जो कि यूएसए की नीतियों के अनुकूल हमें नहीं देखने को मिलेगा, राइट। प्रजातियों में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार में विश्लेषण। तो दोस्तों इसमें बात की जा रही है कि जो ट्रैफिक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो ट्रैफिक है उसके बारे में हमें कौन सा सही देखने को मिलेगा। तो ट्रैफिक क्या है दोस्तों, संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के तहत एक ब्यूरो है, तो ये गलत है दोस्तों। ट्रैफिक और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का कोई लेना देना आपस में नहीं देखने को मिलेगा। ट्रैफिक का मिशन ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि वन्य
पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण का खतरा नहीं हो। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तो दूसरा हमें सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यूपीएससी के क्वेश्चन हमेशा बहुत ही ट्रिकी होते हैं, राइट। तो यूपीएससी में बस ये ध्यान देखना है दोस्तों कि जो भी हमें एग्जैक्ट चीज़ के बारे में पूछा है तो वो एग्जैक्ट चीज़ हमें नहीं होती, नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों रामसर कन्वेंशन के बारे में बताया जा रहा है कि एक पक्षकार है, उसने बहुत से भारत रामसर का पक्षकार है, यस डेफिनेटली है। उसने रामसर स्थल को घोषित भी किया, यस। इनमें से कौन सा कथन इसके संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, ठीक है। कैसे किया जाना चाहिए स्थलों का संरक्षण। इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः अमान्य अगम्य बना देना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि मनुष्य को वहाँ पर आना जाने के लिए अगम्य मतलब आना जाना रोक देना चाहिए पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये तो गलत है बिल्कुल। सभी स्थलों को पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति। तो दोस्तों केवल लग गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित हो, विशेष अवधि तक बगैर शोषण तक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाए और उसके बाद भावी पीढ़ियों के द्वारा उपयोग के लिए मंजूरी दी जाए, ठीक है। तो ये भी गलत है दोस्तों। सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग। तो दोस्तों जब भी यूज़ हो जाए सस्टेनेबल, तो यहाँ हम देखेंगे इसका आंसर इसका सही होने के चांसेस हमें अधिक देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, डी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा जो इकोसिस्टम है उसका संरक्षण भी करना है, साथ के साथ उसका धारणीय उपयोग भी करना है। तो ये दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा, यही तो हमारा की एरिया हमें देखने को मिलेगा, राइट। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में बात करना दोस्तों। तो ये है ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप अनुवांशिक संसाधनों के विषय में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जैव विविधता से संबंध रखता है। तो विश्व विरासत अभिसमय, तो ये मैंने देखो मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र। तो यस दोस्तों ये मरुस्थलीकरण के लिए यूएनसीसीडी। तो यस ये तो जैव विविधता से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। कृषि हेतु अनुवांशिक संसाधन, ये भी हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों पहला और दूसरा हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें बता रहा हमें ओनली वन तो दिख नहीं रहा कहीं से कहीं तक। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए हमारा आंसर होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर बता रहा है कि डी। तो दोस्तों ये यूपीएससी क्वेश्चन है, तो मतलब इन्होंने विश्व विरासत स्थल तो मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको भी दोस्तों माना है। तो यस दोस्तों हमें तीनों के तीनों आंसर देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा माइंड चलाना पड़ता है। भारत सरकार के नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति कानून केंद्र की स्थापना की। तो दोस्तों इसमें बताना है कि जो नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता के लिए नीति एवं केंद्र की स्थापना का गई, तो ये चेन्नई में हमें देखने को मिलेगी, राइट। जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र व विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें जैव विविधता और प्रमुख संस्थान हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट रूप से हम कवर करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।